गरीब की बेटी के लिए दो राजाओं में लड़ाई। उफ, इतने बड़े बाल हैं, सुलझाते सुलझाते तो हाथ भी दर्द करने लगते हैं। अब जल्दी इन्हें बांध कर सो जाती हूँ, कल सुबह ना जाने कितने काम करने हैं। आराध्या की आंखों में सितारों जैसी चमक, चेहरे पर चांद जैसी रौनक थी। आराध्या गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और वो खुद से बातें करते हुए अपनी चौखट पर बैठकर चांद की हल्की रोशनी में अपने लंबे रेशमी बालों को सुलझा रही थी। वहीं दूसरी तरफ, अरे बेटी, जल्दी बाल बांध कर जाकर सो जा, इतनी देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ, बस अभी आई। आराध्या अपने बालों को सुलझाकर अपने छोटे से मिट्टी के घर में जाकर सो जाती है और फिर अगली सुबह गांव के सभी लोग मंदिर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अगर चांद के दो रूप होते तो दूसरी आराध्या होती। हाँ, सच में इसे देखकर ऐसा लगता है कि चांद ने एक लड़की का रूप ले लिया हो और वक्त थम सा गया हो। देखना आराध्या, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजा से होगी, घोड़े पर सवार होकर वो आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। सभी की बातें सुनकर मंदिर में झाड़ू लगा रही आराध्या हंस पड़ती है। काकी, पहले मेरे घर की छत ठीक करवा देने की प्रार्थना कीजिए भगवान से, राजा बाद में भिजवाइएगा। आराध्या की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में सभी मंत्री मिलकर तलवार साफ कर रहे थे। ये राजा विक्रम कभी मुस्कुराते क्यों नहीं है, हमेशा उदास क्यों रहते हैं? सही कहा, जबकि वो इतने ज्यादा दयालु और नेक दिल के इंसान हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर उनकी मुस्कान नहीं देखी मैंने आज तक। अरे भाई, इसके पीछे की वजह उनका अतीत है। बचपन में उनके माँ बाप मर गए थे, फिर उनकी खुशियां इस कदर छिन गईं कि तब से लेकर आज तक मैंने उन्हें खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। अरे इतने छोटे से थे तब से राजा बनकर राज्य की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो उनकी जिंदगी में जरूर ऐसी लड़की आनी चाहिए जो उनकी खुशियां उन्हें लौटा सके, जिसके साथ वो हमेशा खुलकर हंस सकें। दरअसल सभी मंत्री दक्षिण की तरफ के विक्रांतपुर राज्य के राजा विक्रम की बात कर रहे थे, जिनका स्वभाव बिल्कुल नारियल की तरह था, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, लोगों की समस्याएं कैसे दूर होंगी? महाराज, आपको तो पता है आजकल अमीर व्यापारी गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। जी महाराज, हमारे राज्य में हो रहे इस अत्याचार को हमें रोकना होगा, लेकिन हमें देखकर लोग अपना बर्ताव बदल देते हैं और हम सच्चाई का पता नहीं लगा पाते। राजा वो नहीं जो सिर्फ आदेश दे, असली राजा वो होता है जो अपने राज्य के लोगों के लिए खुद को दांव पर लगा दे। हम आज रात ही अपना भेष बदलकर गांव के लोगों की समस्या का समाधान करने जाएंगे। लेकिन महाराज, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी ने आप पर आक्रमण कर दिया तो? हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। अगर राज्य की भलाई के लिए खुद को भी दांव पर लगाना पड़े तो हमें मंजूर है। यह फैसला लेने के बाद राजा विक्रम रात को ही अपना भेष बदलकर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। क्या मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए सहारा मिल सकता है? जी, क्यों नहीं? वैभव की बात सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और थोड़ी देर आराम करके बाजार की हालत देखने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ गांव की सभी लड़कियां जब नदी से मटके में पानी भर रही थी। सच कहा तूने, आराध्या की आंखें कितनी ज्यादा सुंदर हैं। कोई अगर एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। साथ ही रेशम के सूत जैसे मुलायम बाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर चार चांद लगा देती है। भले वो गरीब है लेकिन सुंदरता रानियों जैसी है। हाँ, काश हम भी इतने सुंदर होते। सच कहूँ, अगर मैं लड़का होती तो उसकी आंखों में ही खो जाती। वहीं दूसरी तरफ बाजार में, अरे क्यों रे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मालिक, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ऐसे पेड़ पर नहीं उगते हैं पैसे जो तुझे हम मुफ्त में दे दें। अगर पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा, चोरी करने से काम नहीं चलता। अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मुझे सब पता है, सीधे सीधे तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे बुड्ढे, वरना मार मार कर तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। दो व्यापारी मिलकर एक बेसहारा बूढ़े इंसान पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन वहां खड़ा कोई आदमी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। ये सब विक्रम देख रहा था और तभी आराध्या आगे आती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो हट्टे कट्टे व्यापारी मिलकर एक बूढ़ी को सता रहे हो। क्या सबूत है कि तुम्हारे पैसे रामू काका नहीं चुराए हैं? अरे मुझे गरीबों की फितरत बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें बहान बनने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। मैं एक बार फिर कहती हूँ, इन्हें छोड़ दो वरना। वरना
वरना क्या तो जैसी नाजुक सी लड़की क्या कर लेगी। अच्छा, अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आराध्या सब्जी मंडी में रखी लौकी उठाकर जोर से व्यापारी के सिर पर मारती है और दूसरे व्यापारी को टमाटर से मार मार कर लाल बंदर बना देती है, जिससे वो दोनों व्यापारी तुरंत दुम दबाकर भाग जाते हैं। काका, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा ये आपको परेशान करे ना तो आप मुझे बताइएगा। अरे टमाटर और लौकी से मार खाने के बाद ये गुंडे दोबारा मुझे तंग नहीं करेंगे। रामू की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और पहली बार विक्रम भी खुलकर हंसता है। नाजुक सी लड़की ने अत्याचारी व्यापारियों को क्या सबक सिखाया है, देखकर मजा आ गया। वैसे ये लड़की सभी से हटकर थी। राजा विक्रम एक ही नजर में आराध्या की सुंदरता और हिम्मत देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरपुर के राजा श्रीकांत। आपने गलत फैसला लिया है, यह बिल्कुल झूठ है, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले को गलत बताने की? भूलो मत, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन महाराज। ले जाओ इस किसान को मेरी नजरों के सामने से, निकालो। मुझे आज विक्रांतपुर जाना है, यहाँ घूमने के लिए, और तुम सब अपना काम छोड़कर मेरे जाने की तैयारी करो। जी महाराज। यह है हमारे राजा श्रीकांत, जो राज्य की भलाई से ज्यादा खुद के मनोरंजन पर ध्यान देते थे। अलग अलग राज्यों में घूमना इनका शौक था और इसीलिए यह रात होते ही विक्रांतपुर घूमने पहुंचते हैं, जहां इनका एक भरोसेमंद व्यापारी हरिश्चंद्र रहता था। अरे भाई देखो देखो, उत्तरपुर के राजा आए हैं, श्रीकांत जी। आइए आइए, हमें आपका ही इंतजार था। रूबी देखो कौन आया है। हरिश्चंद्र के घर श्रीकांत के जाते ही एक अलग सी उमंग और खुशी छा जाती है। रूबी तुरंत दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। अरे महाराज, आप आ गए। पता है आज मैंने आपके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाए हैं। हाँ महाराज, आपके आने से ही हमारे घर की खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं। अब एक राजा तुम जैसे व्यापारी के घर आया है तो खुश होना तो बनता है। खैर, आप लोग मेरे खाने की तैयारी कीजिए, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर श्रीकांत इतराते हुए घर के अंदर जाता है और फ्रेश होकर रूबी के हाथों के बने एक से बढ़कर एक पकवान खाता है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है, हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारे घर आकर। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए। मैंने आपके सोने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में कर रखी है, आप वहां जाकर आराम कर सकते हैं। हरिश्चंद्र की बात सुनकर श्रीकांत खाना खाकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और आईना देखते हुए अपने बाल संवारता है। वाह, क्या धुआंधार पर्सनैलिटी है मेरी, और हो भी क्यों ना, आखिरकार राजा जो हूं मैं, वो भी इतने बड़े राज्य का। चलो अब सो जाता हूं, वरना कहीं ये शीशा मुझसे जलकर टूट न जाए। श्रीकांत इतराते हुए बिस्तर पर लेटता है और कुछ ही देर में सो जाता है और फिर अगले दिन हरिश्चंद्र के साथ पूरा राज्य घूमता है। तो ये है इस राज्य की सबसे बड़ी नदी। गांव का हर एक घर अपनी जरूरत के लिए इसी नदी से पानी ले जाता है। बहुत बड़ी और गहरी नदी है। ऐसी नदियां तो मेरे राज्य में अनेक हैं। इस राज्य में और कुछ नहीं है क्या? है ना, एक बहुत ही सुंदर राधे कृष्णा का मंदिर। चलिए मैं वहां आपको लेकर चलता हूँ। इतना कहकर हरिश्चंद्र श्रीकांत को मंदिर ले जाता है, जहां आराध्या झाड़ू लगा रही थी। आराध्या को देखते ही श्रीकांत खड़ा का खड़ा रह जाता है। क्या हुआ, आप यहीं क्यों रुक गए? आगे तो चलिए। मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए, मैं उसे लेकर रहूंगा। मालिक, वो एक मामूली सी गरीब घर की लड़की है, कोई नया महल नहीं है, और फिर ऐसी लड़कियां तो आपको हजारों मिलेंगी। हाँ मिलेंगी, लेकिन मुझे यही चाहिए। सितारों की चाह में मैं चांद को नहीं खोता। श्रीकांत हरिश्चंद्र को कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने मन ही मन आराध्या को पाने का फैसला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब के भेष में राजा विक्रम एक छोटे से घर में रुके होते हैं। उस लड़की की हिम्मत, उसके चेहरे की चमक और नाक पर बैठा गुस्सा मुझे उसकी याद दिला रहा है। एक वही लड़की है जो मेरी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। मुझे वो पसंद है। अरे बुरा मत मानना, लेकिन तुम जैसे गरीब लड़के से भला वो इतनी सुंदर लड़की क्यों शादी करेगी? तुम्हें पता भी है वो गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इस वक्त मैं सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजा विक्रम किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे जब आराध्या उठती है। चलो सुबह हो गई, एक बार बाहर जाकर बाहर की ठंडी ताजी हवा ले लेती हूँ, फिर नींद भी पूरी तरह से खुल जाएगी।
आराध्या अपने घर का दरवाजा खोलती है कि तभी घर के सामने चौखट पर रखे 2 महंगे और कीमती हार को देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत उस हार को अपने हाथों में उठाती है। ये इतने महंगे और कीमती हार मेरे घर के बाहर कौन रखकर चला गया? कहीं ये किसी की गई साजिश तो नहीं? मैं क्या करूं, इतने महंगे हार में रख भी तो नहीं सकती। दौड़ता खेलता एक छोटा बच्चा आता है जो आराध्या की बातें सुन लेता है। इतना महंगा हार, इससे बेचकर तो बहुत सारी चॉकलेट मिल जाएगी, लेकिन ये आराध्या दीदी के पास कहाँ से आई? सुनो सुनो गांव वालों, आराध्या दीदी ने नया हार खरीदा है। अरे नहीं मोंटू, रुक जाओ, ये सच नहीं है। छोटा बच्चा आराध्या की बात नहीं सुनता है और पूरे गांव में ये खबर फैला देता है, जिससे चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मुझे तो बड़ा सीख देती थी, अब खुद हार चुराया है उसने। अरे लेकिन खुद खरीदा होगा तो? अरे क्या खाक खुद खरीदेगी, इतनी गरीब है, जरूर कहीं से चुरा कर लाई है, चोरनी कहीं की। एक तरफ गांव के चौराहे पर सभी मर्द खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ छत पर अचार सुखाती हुई कुछ औरतें। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये इस हद तक गिरेगी। गरीब है तो क्या हुआ, किसी के घर से हार नहीं चुराना चाहिए था, वो भी 2-2। अरे मुझे तो लगता है बेचारी ने हार चुराए नहीं होंगे, बल्कि कोई रख गया होगा। अरे फिर तो जादू टोना का भी सवाल उठता है, कहीं कोई अपनी बला हटाने के लिए बेचारी के सर पर आफत न खड़ी कर दी हो। इतनी सुंदर है, किसी लड़के का चक्कर भी हो सकता है, और वैसे भी जिसके चेहरे की सुंदरता ज्यादा होती है उसका दिल साफ नहीं होता। गांव के लोगों की बातें सुनकर आराध्या बहुत ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे नाम पर? इतनी सारी अफवाह क्यों फैल रही है? मैं इन सबको कैसे हैंडल करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैलने लगती है और काफी लोग आराध्या के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाने लगते हैं। क्या आखिरकार हार आई कहां से? और तभी ये बात विक्रम को पता चलती है। मैं उस लड़की को पसंद करता हूं, मैं उस पर आरोप नहीं लगने दे सकता। हार मैंने भिजवाया था और कल मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखूंगा और सभी को सच बता दूंगा। यही दूसरी तरफ राजा श्रीकांत। अब तक तो उसने हार देख भी लिया होगा, अब बस कुछ समय और फिर वो मेरी हो जाएगी। दरअसल ये हार किसी और ने नहीं बल्कि राजा विक्रम और राजा श्रीकांत ने ही भिजवाया था। और इस बारे में बैठकर जब श्रीकांत सोच रहा था तभी वहां दौड़ते हुए व्यापारी आता है। अरे महाराज, पता भी है आपको, ये लड़की जो आपको पसंद आ गई है उसके चरित्र पर दाग है, दाग। न जाने किसने उनके घर हार भिजवाया है, न जाने कैसी है वो लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके चरित्र के बारे में कुछ कहने की? वो हार किसी और ने नहीं बल्कि मैंने भिजवाया है। अब देखो आगे क्या क्या होता है। अब इस तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राजा विक्रम एक गरीब के भेष में आराध्या के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। माँ, इस वक्त कौन आया होगा? देख बेटी, बाहर कमला काकी आई होंगी मिर्च मांगने। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल गई, रुको मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। इतना कहकर आराध्या दरवाजा खोलती है और सामने विक्रम को खड़ा पाती है। अरे आप कौन है और इस तरह मेरे घर क्यों आए हैं? कुछ काम है क्या? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। सुबह की चहल पहल की वजह से विक्रम की बात सुनते ही सभी आराध्या के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे भला ये गरीब लड़का इससे मिलने क्यों आया है? अरे कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? क्या मुझे सच बता देना चाहिए? नहीं नहीं, ये सही वक्त नहीं है। अरे जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। देखो देखो, आराध्या कैसे कैसे लड़कों से मिलती है। अब पता चला वो हार किसने भिजवाया होगा। अरे ये गरीब तो भिजवा नहीं सकता, जरूर कहीं और भी इसका चक्कर चल रहा होगा। कितने घटिया संस्कार हैं इसके। सभी गांव की औरतें मिलकर आराध्या को ताने मारने लगती हैं और आराध्या घबरा जाती है। तभी विक्रम का गुस्सा फूटता है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं दक्षिण दिशा का राजा हूँ और आराध्या का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप एक राजा हैं। इतने बड़े राज्य का राजा एक साधारण सी लड़की के लिए रिश्ता लेकर आया, ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है। हाँ, मैं एक राजा हूँ और मैंने अपना अस्तित्व सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि मैं पता लगा सकूं कि इस राज्य के लोगों की सोच कैसी है। ये सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं और विक्रम आराध्या की तरफ आगे बढ़ता है। आराध्या, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी?
विक्रम इतना कहता ही है कि तभी बहुत सारे सैनिकों के साथ हाथ में तलवार लिए श्रीकांत वहां आता है। आराध्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं उससे शादी करूंगा। आप कौन हैं? आराध्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और वैसे भी मैं इस विक्रम सिंह के राज्य से कई गुना ज्यादा बड़े राज्य का राजा हूँ। हमारे घर में हम इतनी मुश्किल से रहते हैं, भला 2-2 राजा यहाँ कैसे रहेंगे? एक किसान की बेटी के लिए 2-2 राजाओं की शादी का प्रस्ताव? हमने भले ही कहा था कि तेरी शादी एक राजा से होगी, लेकिन ये हकीकत में सच हो जाएगा, हमें इस बात का एहसास तक नहीं था। जरूर इस बार इतिहास लिखा जाएगा, आखिर एक गरीब लड़की के लिए 2 राजा आमने सामने जो खड़े होंगे। सभी गांव वालों की फुसफुसाहट सुनकर राजा श्रीकांत हंसकर कहते हैं क्या मैं इस छोटे से राज्य के राजा के आमने सामने बैठूंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, और वैसे भी आराध्या की शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोलने से पहले एक बार ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि हम दोनों में से आराध्या को ज्यादा खुश कौन रख सकता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं रखूंगा आराध्या को ज्यादा खुश। और ये साबित कैसे होगा? अगर साबित ही करना है तो फिर युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा उसकी शादी आराध्या के साथ होगी, और फिर जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसी के साथ आराध्या ज्यादा खुश रह सकती है। युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, युद्ध करने से सिर्फ लोगों की जान जाती है। शादी आराध्या को करनी है, हमें उससे पूछ लेना चाहिए। विक्रम के इतना कहते ही सभी गांव वाले विक्रम को एक अच्छा राजा मान लेते हैं, और फिर जब आराध्या से ये बात पूछी जाती है तो अरे वही जरूर ये लड़की विक्रम को ही चुनेगी, उसने स्त्रियों की इच्छा का जो सम्मान किया है। राजा विक्रम कितने ज्यादा अच्छे इंसान है, उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लेकर गांव वालों के हित के बारे में सोचा, और आराध्या तो जरूर राजा विक्रम को ही चुनेगी। तभी आराध्या आगे बढ़कर अपना फैसला सुनाती है। मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकती। जिस गांव में काम करते करते मेरे पापा की जान चली गई, उसी गांव का राजा क्या मुझे कभी खुश रख पाएगा? बेटी ये तू क्या कह रही है? आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ मैं उसी से शादी करूंगी जो गांव में बिना युद्ध किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा और गांव की गरीबी दूर करेगा। बोलिए, मंजूर है आप दोनों को ये? हाँ आराध्या, आप जो चाहती हैं अब वही होगा। हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। आराध्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये छोटी मोटी शर्त किस खेत की मूली है। अब देखो मैं सबकी गरीबी कैसे दूर करता हूँ। दोनों राजा एक गरीब किसान की बेटी के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और पूरा गांव ये देखने के लिए बेताब हो जाता है कि आखिर अब गांव में सुधार होगा या बवाल। अरे विक्रम जी, गरीबी दूर करने के लिए क्या हम पूरे गांव में कुछ पैसे बंटवा दें? नहीं, अगर हम पैसे बांटेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। हमें उन पैसों से गांव की सुख सुविधाओं को बढ़ाना होगा, जिससे कोई भी बेरोजगार न रहे। अरे तो महाराज, आप आखिरकार करना क्या चाहते हैं? कैसे मिटेगी इस गांव की गरीबी? हर सरकारी अस्पताल, स्कूल, अनाथ आश्रम, इन सब जगह पर मैं खुद जाऊंगा और वहां की व्यवस्था देखकर इस बात का फैसला लूंगा। एक तरफ राजा विक्रम गांव की गरीबी को जड़ से दूर करने का फैसला लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजा श्रीकांत, जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। पूरे गांव में सोने के सिक्के बंटवा दो। जब हर घर में सोना होगा तो गरीब कौन होगा? लेकिन महाराज, इससे क्या सच में गांव की गरीबी दूर हो जाएगी या फिर गांव में बेरोजगारी बढ़ेगी? चुप रहो, तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही किया करो। और वैसे भी मेरे पास पावर है और मैं इस पावर से आराध्या को जीत कर रहूंगा। इतना कहकर राजा श्रीकांत पूरे गांव में सोने के सिक्के बंटवाने का फैसला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाई एक काम करते हैं, मिड डे मील में आने वाले खाने के पैसों से हमने जो कपड़े की दुकान खोली है वहीं से बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए मजबूर कर देंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे मजबूर होकर हमारी ही दुकान से स्कूल ड्रेस खरीदेंगे और हम ज्यादा पैसों में उन्हें कपड़े बेचकर अमीर बन जाएंगे। दोनों व्यापारियों की बात छुपकर राजा विक्रम सुन रहे थे और वो तुरंत सामने आते हैं। गरीब बच्चों के लिए दिए गए जाने वाले मिड डे मील के पैसों से तुम लोग ये काम करते हो? आज से मिड डे मील के लिए पैसे नहीं बल्कि राशन दिया जाएगा। अरे महाराज आप, लेकिन राशन तो चूहे को उतर देंगे। उसके लिए एक अलग राशन का कमरा बनाया जाएगा। न राशन खराब होगा और न ही पैसों का गलत इस्तेमाल। इतना कहकर विक्रम स्कूल से निकलता है और वापस नहर जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसकी नजर एक खेत में कुल्हाड़ी चला रहे किसान पर पड़ती है। हे भगवान,
इस साल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 15-15 किलोमीटर चलकर नदी से पानी लाने में हालत खराब हो जाती है। ऊपर से नदी नाली का पानी भी इतना गंदा हो गया कि फसलों पर उसका असर पड़ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर मैं किसानों के लिए हर 2 किलोमीटर पर कुएं खुदवा दूं, तो लोग अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे और ज्यादा फसलें बेचकर ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये सोचकर विक्रम हर 2 किलोमीटर पर कुएं खुदवाने का फैसला लेता है और फिर कुछ ही दिनों में गांव में हर जगह खुदाई शुरू हो जाती है। राजा विक्रम कितने ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने हर 2-2 किलोमीटर पर कुएं खुदवाने का फैसला लिया है। हाँ, मेरे इलाके में तो खुदाई शुरू भी हो गई है। अब हमें इतनी दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने तो दिल ही जीत लिया। इसी तरह धीरे धीरे विक्रम अपनी इच्छाओं से गांव के लोगों का दिल जीतने लगता है। तभी एक दिन, अरे तुझे कितनी बार कहा है ना, मैंने पढ़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब लड़की होकर लड़कों के साथ पढ़ेगी क्या? लेकिन पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे घर में रोटियां नहीं बेलनी, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। अगर कोई गर्ल्स स्कूल होता तो मैं तुझे पढ़ा भी देता, लेकिन अब लड़कों की भीड़ में मैं तुझे नहीं भेजूंगा। और वैसे भी लड़की तो है, पढ़ लिख कर क्या करना है? लेकिन पापा भाई भी तो पढ़ाई कर रहा है ना। रुक, तू ऐसे नहीं सुनेगी, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र जैसे ही पिंकी पर हाथ उठाने जाता है, तभी वहां राजा विक्रम जाकर वीरेंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाने की? अगर ये पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ाइए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहकर भी इसे आगे नहीं पढ़ा सकता। स्कूल में लड़कियों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है और फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। अगर आपकी बेटी को स्कॉलरशिप दी जाए तो, और गर्ल्स स्कूल बना दिया जाए तो? अरे महाराज, फिर तो मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी पढ़ाऊंगा। आखिरकार कौन होगा वो बाप जो चाहता होगा कि उसकी बेटी अनपढ़ रहे? महाराज, ये सब तो गरीबी की वजह से करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। 1 महीने के अंदर अंदर इस गांव में गर्ल्स स्कूल भी बनेंगे और लड़कियों की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। राजा विक्रम की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग राजा विक्रम की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा श्रीकांत, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, गांव में सोने के सिक्के बंटवाने के साथ औरतों को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा कर देता हूँ। और फिर एक बार बस आराध्या के साथ मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं कौन सा इन्हें सच में पैसे दे दूंगा। यह सोचकर श्रीकांत पूरे गांव में सभी औरतों को 1500 रुपए मिलेंगे इस बात की घोषणा कर देते हैं, जिससे पूरे गांव में युद्ध से भी बड़ा गंभीर माहौल बन जाता है। तभी एक दिन राजा विक्रम अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंचता है। देखो, इतने बड़े राज्य के राजा हमारे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आए हैं। जल्दी से इन्हें बिठाओ और सबसे पहले इनका इलाज करो। मैं राजा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी ताकत का फायदा उठाऊं। पहले जो लोग आए हैं उनका इलाज कीजिए। महाराज, आपका इलाज करने पर हमें पैसे मिलेंगे, और इन गरीबों का क्या है? आए दिन मुंह उठाकर आ जाते हैं, कभी हाथ टूट जाता है तो कभी सिर फूट जाता है, और पैसे देने के नाम पर 2 रुपए नहीं निकलते जेब से। ये नहीं कि सरकारी अस्पताल में जाए। तभी वहां शीतल अपने गोद में खून से लथपथ अपने छोटे से बच्चे मोंटू को लिए रोते हुए आती है। डॉक्टर जल्दी से इसका इलाज कर दीजिए, गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया है। आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गईं? मैं वहीं जाती, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि इसका नंबर आते आते 2 दिन लग जाते, और 2 दिन में तो। मतलब इस गांव में अस्पताल की भी कमी है। अब मुझे गांव में अस्पताल भी खुलवाने पड़ेंगे। ये सुनकर बगल में खड़ा मंत्री हैरान और थोड़ा परेशान होकर कहता है, लेकिन महाराज, राजमहल के सारे पैसे पहले ही गांव में कुएं स्कूल बनवाने में खर्च हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल के पैसे कहां से आएंगे? आप परेशान मत होइए मंत्री जी, जरूरत आने पर मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे लगा दूंगा। लेकिन अब गांव की हालत जरूर सुधरेगी और जरूरतें भी पूरी होंगी। राजा विक्रम शादी को भूल ही जाते हैं और गांव की गरीबी और जरूरत को जड़ से खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। और ये सब जब राजा श्रीकांत को पता चलता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आराध्या को मैं खो दूंगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। राजा श्रीकांत किसी गंभीर सोच में डूब जाते हैं और फिर अगले दिन गांव में एक छोटी सी खबर फैलती है। अरे सुना है, बेचारी शीतल की बेटी पिंकी की जान खतरे में है। हाँ, जानती हूँ मैं। अरे कुएं में जहर मिलाया गया है, जहर इस वजह से ऐसा हुआ। गांव के जिन जिन लोगों ने नए खुदाए गए कुएं का पानी पिया है, उन लोगों की तबीयत खराब है।
इस गांव में खुशी आने से पहले ऐसा ना हो कि दो राजाओं की लड़ाई की वजह से ये गांव खतरे में आ जाए। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं ये खबर जब आराध्या को पड़ती है तब आराध्या छोटी सी पंचायत बिठवाती है। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किसने किया है। वो तो अच्छा हुआ कि हमें पता चल गया कि कुएं के पानी में जहर है, वरना न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। कुएं राजा विक्रम जी ने खुदवाया है, जरूर उन्हीं ने जहर मिलाया होगा। नहीं, हम किसी पर भी ऐसे शक नहीं कर सकते। हमें सच्चाई को जड़ से ढूंढकर बाहर निकालना होगा। हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। सभी लोग आराध्या का साथ देते हैं और कुएं में जहर मिलाने वाले राजा का पता लगाया जाता है। एक रात जब आराध्या बर्तन धो रही होती है कि तभी दीदी आपको पता है, कुएं में जहर किसी अन्य नहीं बल्कि राजा श्रीकांत जी और उनके आदमियों ने मिलाया है। राजा श्रीकांत जी? लेकिन उन्होंने तो सबसे पहले मेरी शर्त मानी थी, तो फिर ये सब क्यों? श्रीकांत का नाम सुनते ही आराध्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगले ही दिन सुबह दोनों राजाओं के साथ गांव के हर एक इंसान को इकट्ठा करती है। इतना बड़ा धोखा क्यों? आखिरकार शर्त जीतने के लिए गांव के लोगों को चोट पहुंचाना क्यों? ये सब मैंने नहीं किया है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इन्हें। हाँ, मैंने भी देखा है। ये अपने साथियों के साथ थे और मंत्री को कह रहे थे कि उस राजा विक्रम के खुदाए गए हर एक कुएं में जहर मिला दो, जिससे राजा विक्रम की इमेज गांव वालों के सामने गिर जाएगी। लेकिन महाराज, इससे तो गांव वालों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अरे गांव वाले मरते हैं तो मरने दो, उससे मुझे क्या है। मैं जिस चीज को दिल से चाहता हूं मैं उसे हासिल करके रहता हूं, तो मिलाओ कुएं में जहर। श्रीकांत की बात सुनकर सभी सैनिक और मंत्री मिलकर कुएं में जहर मिलाने लगते हैं। अब पता चलेगा उस राजा विक्रम को कि उसने किससे पंगा लिया है। तो ये है असलियत। जब आपको सैकड़ों जानों की कोई कदर नहीं तो आप मेरी रक्षा क्या खाक करेंगे? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सोचा था इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे तो सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गया। मैंने सोचा नहीं था कि आप एक राजा होने के बावजूद अपनी प्रजा के बारे में ऐसा सोचेंगे। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप अपनी प्रजा की जान को दांव पर लगा देंगे। आप राजा कहलाने के लायक नहीं हैं। राजा श्रीकांत जी ने हम गरीबों के लिए किया ही क्या है? बस कुछ सोने के सिक्के और पैसे ही तो पूरे गांव में बांटे हैं। गांव की भलाई के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, गांव की गरीबी मिटाने का मतलब ये नहीं होता कि आप गांव में पैसे बांट दे। असली गरीबी मिटाना उसे कहते हैं जो राजा विक्रम जी ने किया है। अगर आज कुएं में जहर मिलाने की वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ी थी, तो उसकी जान बची भी राजा विक्रम के नए अस्पताल बनवाने की वजह से। उन्होंने गांव के लोगों के लिए ही नहीं, गांव के बच्चे बच्चे के लिए जड़ से काम किया है। सभी लोग एक तरफ राजा विक्रम की तारीफ करने लगते हैं और श्रीकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। इन सब के बाद आराध्या का फैसला सबको पता था, लेकिन अभी दिन पूरे नहीं हुए थे, इसलिए सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। और फिर एक दिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? शर्म नहीं आती है तुझे? एक तो तू अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई थी, दूसरी यहाँ पर आकर जुबान लड़ा रही है। दो कौड़ी घर वाले देकर नहीं भेजे और काम करने में भी तुझे मौत आ रही है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस बता रही थी कि गलती मेरी नहीं है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अगर माफी चाहिए तो बोल अपने मायके वालों को फोन करके कि वो 10 लाख रुपए भिजवा दे। लेकिन वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो रुक, मैं तुझे बताती हूँ। मीनाक्षी निकिता को 2-3 थप्पड़ लगाती है और निकिता तेज तेज चिल्लाने लगती है। तभी घर के बाहर से राजा विक्रम गुजरते हैं। ये इतनी तेज चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है? हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्रियों के साथ घर के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि स्त्री पर अत्याचार किया जा रहा है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई है कि स्त्री पर हाथ उठाने की? अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे दहेज के लालच में हमेशा मारते हैं। क्या? फिर तो इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं आज ही एक नया कानून बनाता हूँ। जो भी लोग दहेज के लालच में अपनी बहू बेटियों पर हाथ उठाएंगे उन्हें उम्र कैद की सजा होगी। इस तरह विक्रम घर की बहू बेटियों के लिए भी अलग अलग फैसले सुनाते हैं, जिसकी वजह से गांव में काफी सुधार होता है। गरीब के घर भी चूल्हे की रोशनी, साथ ही अमीर के घर प्यार की रौनक दिखाई देने लगती है। और फिर फैसले की घड़ी आ जाती है। आज इस फैसले की घड़ी है जिसके लिए महाराज ने इतनी मेहनत की है। आराध्या जी, आप अपना फैसला सुनाइए। फैसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जंग से पीछे हटता हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आराध्या को पाने के लिए किया।
लेकिन राजा विक्रम जी ने जो किया वो आराध्या के प्यार को पाने के लिए किया। दोनों में बहुत फर्क है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपके सामने अपने घुटने टेकता हूं। क्या हम मित्रता का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम पहले भी दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं। इतना कहकर विक्रम श्रीकांत को गले लगाता है और दोनों राजा आपस में खटास को हमेशा के लिए भुला देते हैं। और तभी मैं राजा विक्रम जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। उन्होंने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे गांव वालों के लिए सोचा है और उनकी वजह से आज गांव का बच्चा बच्चा खुश है और लड़कियां भी पढ़कर अपने सपने पूरे कर रही हैं। आपको मैंने सिर्फ आपकी सुंदरता देखकर नहीं पसंद किया था, बल्कि आपके नेक दिल और स्वभाव को पसंद किया था। और मैं सही था। आपने सिर्फ अपने बारे में न सोचकर पूरे गांव वालों के बारे में सोचा और गांव में लोगों को नुकसान न पहुंचे इसलिए युद्ध होने से भी रोक दिया। यहाँ तक कि कुएं में जहर मिलाने जैसी गंभीर सच्चाई का भी पता लगाया। अरे मतलब अब महाराज के चेहरे की उदासी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और बचपन का दुख भूलकर अब वो अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। इस तरह एक गरीब लड़की के लिए लड़ रहे दो राजाओं के बीच का मतभेद खत्म होता है और आराध्या राजा विक्रम से शादी करके गांव की भलाई में लग जाती है।